आज का वीडियो बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद समाज के एक हिस्से से मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं क्योंकि आज मैं एक कंट्रोवर्शियल बात कहना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज सेक्युलर नहीं थे कि यदि राष्ट्र धर्म से चलता है तो छत्रपति को शिवाजी महाराज का धर्म क्या था? वर्णवाद आपको पढ़ाया गया, फिर आपने क्यों नहीं पढ़ाया किसी को काफिर कैसे कहा जाता है? इतिहास जैसी महत्वपूर्ण चीज इतिहासकारों पे नहीं छोड़ी जा सकती। अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स जो उनके आइडियोलॉजी के लिए अच्छे नहीं है वो सुनना नहीं चाहते। मी एका मराठी शाळेत गेलो होतो, त्याच्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास जसा शिकवला गेला पाहिजे तसा मला शिकवला गेला होता। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की असली कहानी महाराष्ट्र के हर स्टूडेंट को तो पता होगी, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर जाओ तो क्या? इंटरनेट पर 4 ऐसे पैटर्न्स मुझे नजर आए, 4 ऐसे मिथ्स जिन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे एक हिस्ट्री के शिक्षक की जरूरत थी। क्या छत्रपति सेक्युलर थे? मुगलों में और मराठाओं में क्या डिफरेंस है? छत्रपति की हिस्ट्री हमें क्यों नहीं सिखाई जाती? क्या छत्रपति आज रेलेवेंट है? चलिए आज इन 4 सवालों के जवाब देते हैं। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के वो पन्ने खोलने वाले हैं जो हिस्ट्री बुक से छुपाए गए। टीपू सुल्तान को बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर समझा जाता है। यदि टीपू सुल्तान जिंदा रहता वो पूरे दक्षिण भारत में तीसरा पाकिस्तान करवाता, कभी गलती से तो कभी इंटेंशनली। तो शिवाजी महाराज और मुगलों में क्या डिफरेंस है? छत्रपति शिवाजी महाराज को एक तो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए लड़ने वाला राजा समझा नहीं गया इन लेफ्टिस्टों ने। उनके हिसाब से जो राजा दिल्ली में बैठता था वो सर्वेश्वर होता था। अगर आप चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का असली इतिहास पूरे भारत तक पहुंचे तो एक बार कमेंट में जय शिवराय लिख दीजिए। देखते हैं कि क्या छत्रपति के 10,000 मावळे आज भी जिंदा हैं। जब भी मैं इंटरनेट पर चैटर देखता हूं तो एक नैरेटिव मेरे सामने आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक सेक्युलर राजा थे, लेकिन क्या यह सच है या फिर सिर्फ एक कन्वीनियंट कहानी? देखो, 2 चीजें हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज धर्मनिरपेक्ष थे, सेक्युलर नहीं थे। दोनों शब्दों का अंतर समझिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में धर्म न्याय पंडित करके एक पोजीशन रखी थी। यदि शिवाजी महाराज सेक्युलर होते तो धर्म न्याय पंडित ऐसी कोई पोजीशन नहीं होती। मौलवी को भी रखना चाहिए था किसी। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पे आज जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान उस समय पे नहीं था। राष्ट्र किससे चलता है? राष्ट्र संविधान से चलता है। लेकिन उस समय पे भी आपने अष्टप्रधान मंडल में यदि न्यायाधीश या दंड पंडित रखा है, वो किसी विधान को देख के तो दंड करेगा ना, वो धर्म के हिसाब से चलता था। उस समय का जो संविधान था वो धर्म था कि यदि राष्ट्र धर्म से चलता है तो छत्रपति को शिवाजी महाराज का धर्म क्या था? वो हिंदू थे, तो वो हिंदुइज्म को प्रमोट करेंगे ना। उस समय पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो था वो धर्म था। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत सेक्युलर है तो नेताजी पालकर जिनको आपने कन्वर्ट कर दिया था औरंगजेब ने मुसलमान धर्म में, उनको वापस धर्म में क्यों लिया? तो वो तो कह सकते थे ना, आप उसमें वो फर्क क्या पड़ रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज के इंसिडेंट्स मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने दक्षिण में मस्जिद को तोड़कर, मतलब जो पहले मंदिर था शिव का, उसे तोड़ के मस्जिद बनाएगी, तो उस मस्जिद को तोड़ के छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहां पे मंदिर बनाया है। यहाँ तक कि कल्याण भिवंडी की मस्जिदें थी वो आदिल शाह के अंडर में आती थी, उसे ग्रैनरीज में तब्दील किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। सारे मौलवियों के फंड बंद करवाए थे। अफजल खान ने कहा था कि भाई तुम हमारे फंड कैसे बंद करवा सकते हो? बड़ी बेगम ने यह कहा था कि यदि छत्रपति ऐसे ही अपने स्वराज्य का विस्थापन करते रहे और उसे बढ़ाते रहे तो भैया हमारा इस्लाम खतरे में आएगा। शिवाजी महाराज किसी और धर्म का द्वेष नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मानवता के लिए लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज है, क्योंकि हमारे सनातन की नींव ही मानवता है, हिंदुत्व की नींव ही मानवता थी। मुझे सेक्युलरिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज की घड़ी में सेक्युलरिज्म का मतलब यही बन चुका है कि सच्चाई को छुपाओ, सच को सिर्फ और सिर्फ एक कन्वीनियंस की नजर से देखो, किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ ना हो। लेकिन सेक्युलरिज्म सच को छुपाना नहीं होता, सेक्युलरिज्म डायलॉग से ही आता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस समय पे व्यंकोजी के साथ में उनका मतभेद हुआ था तो छोटा मोटा युद्ध हुआ और उसमें व्यंकोजी की डिफीट हुई थी। शिवाजी महाराज के जो स्टेप ब्रदर थे व्यंकोजी, उन्हें पत्र लिख के छत्रपति शिवाजी महाराज ये कहते हैं कि तुम्हारे आर्मी में इतने सारे तुर्क रखेंगे तो तुम्हारा जीतना असंभव है, मैं अपने आर्मी में तुर्क भी नहीं रखता। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आर्मी में 12 आपको मुसलमानों के नाम मिलते हैं। आप मुझे उसके आगे 5 या 10 के नाम बताओ। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा यदि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के आर्मी में 12 के ऊपर नाम बता सकते हो। तो कुछ नाम आते, उसके ऊपर नाम नहीं आते। यदि
छत्रपति शिवाजी महाराज सेक्युलर थे, तो उन्होंने 10 साल 12 साल के बाद में उनके पास काम करने वाले जितने मुसलमान थे सबको निकाल क्यों दिया? तो तात्पर्य यह है कि उस समय पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो धर्म था, तो हम अपने धर्म को पहला प्रेफरेंस देंगे ना सर। ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई आजाद हिंद सेना में अंग्रेज भी काम कर रहे थे, भगत सिंह के साथ में फांसी में जाने के लिए अंग्रेज भी तत्पर थे। नहीं था, आप उन्हें फॉरेनर इन्वेडर देख रहे थे। ऐसे ही सारे मुसलमानों को तुर्की कहा गया है, भारतीय किसी को नहीं कहा गया है। कुछ साल पहले की बात है, महाराष्ट्र के अकोला में स्टूडेंट्स ने छत्रपति और अफजल खान के बीच हुई लड़ाई को स्टेज पर प्रेजेंट किया। ये प्रेजेंटेशन स्टेज पर हो रहा था, महाराष्ट्र में हो रहा था, तो फिर एक्चुअली तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस इंसिडेंस के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन कर दी कि ये हमारी रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, और इस इंसिडेंस के बाद मामला गर्मा गया। आगे कुछ बड़ा ना हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो जाए, इसीलिए जिन स्टूडेंट्स ने नाटक प्रेजेंट किया था उन्होंने स्टेज पर जाकर माफी मांग ली। यानी सही इतिहास दिखाने के लिए भी हमें माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन क्यों? ये तो हमारा सिंपल सा इतिहास है जो बचपन से हमने टेक्स्ट बुक्स में, मूवीज में, हर जगह पर देखा हुआ है। तो इतिहास में हुई एक घटना को स्टेज पर दिखाने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसीलिए पड़ता है क्योंकि समाज के अलग अलग लोगों को अपने कन्वीनियंस के अनुसार अलग अलग इतिहास पढ़ाया जाता है। तो भारत एक देश कैसे बना रहेगा? अगर भारत की हिस्ट्री एक नहीं हो पाएगी तो भारत का फ्यूचर एक कैसे हो पाएगा? इसे असली पॉलिटिक्स कहते हैं, जिससे समाज में कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं होता, समाज में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। आज के मुस्लिम्स को हम मुगल्स के, औरंगजेब के या फिर किसी भी इन्वेडर के क्राइम्स के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन इन्वेडर्स के क्राइम्स को क्राइम्स ही नहीं मानते। हमने कुछ साल पहले एक वीडियो बनाया था ऑन द रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, और उस पर आए हुए कुछ कमेंट्स में पढ़ना चाहती हूँ। नालंदा, लाफ इमोजी। व्हेन यू लिसन अबाउट द गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम्स, देन व्हाट? द नेक्स्ट वन इज, अगर अहमद शाह अब्दाली इस मंदिर तक आता तो इस मंदिर का दरवाजा लाजमन टूटता। बहुत अच्छा किया गजनवी ने। These are the sort of comments on a video talking about India's temples. This is the failure of India's education system. क्योंकि हमारे लोगों को ये पढ़ाया ही नहीं गया कि इन्वेडर्स ने ये सारे क्राइम्स किए थे। ये इन्वेडर्स भारत में समाज सेवा करने तो नहीं आए, वो लूटने ही आए, वो लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए ही आए। लेकिन हम इन क्राइम्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते। Destroying a country's culture, destroying their temples, destroying their knowledge, this is a crime. और हम क्या करते हैं? हम उनके क्राइम्स को वाइट वॉश कर देते हैं, and that's the real problem. अक्सर मुझे इंटरनेट पर ऐसे आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं कि मुगलों में और मराठाओं में अंतर क्या है। दोनों अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। सिर्फ मुगल ज्यादा सक्सेसफुल थे, इसीलिए उनका इतिहास ज्यादा प्रोमिनेंटली हमें सिखाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक्चुअली में कोई हीरो वगैरह नहीं थे, उन्हें जस्ट पॉलिटिक्स के लिए हीरो बनाया जाता है, और ऐसे ही पॉलिटिक्स के लिए मुगलों को विलन बनाया जाता है। मैंने आशीष सर से सवाल किया कि हम मराठाओं को एग्जैक्टली हीरो क्यों मानते हैं और मुगलों को विलन क्यों? मैं यदि अपने घर में रह रहा हूँ और मैं अपने घर में सुख चैन के साथ में रह रहा हूँ, मैं आपके घर में आके आपको ये नहीं कह रहा कि तेरा घर भी मेरा है, तुम्हारा सरनेम आज से मेरा सरनेम होगा और मुझे पापा कहो। मैं ये नहीं कर सकता। औरंगजेब ने किया। दूसरी जगह से आप आए, आपने इन्वेड किया, आपने अपनी चीजें थोपने की कोशिश करी। बुद्धिज्म ने तलवार के जोर पे बुद्धिज्म को फैलाया नहीं है, इसीलिए बुद्धिज्म को एक्सेप्टेंस उतनी तौर पे हुआ है। ये सारे जितने इस्लामिक इन्वेडर्स भारत में आए, उन्होंने तलवार के जोर पे इसे फैलाने की कोशिश करी। जब उन्हें ये बात समझी कि तलवार के जोर पे नहीं फैला सकते, उन्होंने जजिया लगाया। जजिया का अगर आप नियम समझोगे तो औरंगजेब के समय पे भी वो ये कहता है कि भाई जजिया का नियम ऐसा था कि जो व्यक्ति 100 दिनार कमा, मतलब 100 उसके कमा रहा है महीने के, तो उसमें से उसे इतना % देना पड़ता था कि भाई उसकी कमाई उसके पास बचे ही ना। और जजिया लगने की वजह से वो व्यक्ति इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता था। तो दे डिड कन्वर्जन्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी एज वेल, ऑन द बेसिस ऑफ तलवार एज वेल। स्वॉर्ड एंड इकोनॉमी दोनों तरह से उन्होंने कन्वर्जन करने की कोशिश की। हिंदुइज्म में कन्वर्जन के जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हिंदुइज्म क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, समूची विश्व है माझे घर, कि आप जैसे हो हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, मेरे साथ बस खुजाओ मत। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, मैं जैसे कह रहा हूँ, वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो रिलीजन को बहुत ज्यादा स्वाभिमान की तरह देखते हैं। आपका रिलीजन यदि आपको ये कह रहा है कि आपको गजवाए हिंद करना है, और मैं अगर ये कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे अभियन न्यू का स्टूडियो ही पूरा टेक ओवर कर लेना है, मुझे सब कुछ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, और नहीं मिला तो मैं युद्ध करूंगा,
क्योंकि मेरा सपना है कि मैं सारे क्रिएटर्स के फॉलोअर्स अपने पास में खींच लूं। दैट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। मैं यदि आपके घर में रहने आया हूँ, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तेरे घर का 7/12 भी मेरे नाम पे कर दे, और तू जो लास्ट नेम लगाएगा वो मेरा लास्ट नेम लगाएगा, तेरा मंदिर तोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद में तुम्हारे घर की बहू बेटियां भी मेरे हिसाब से काम करेगी। औरतों को कंट्रोल करना, ईश्वर को कंट्रोल करना, आपके घर के पद्धति को कंट्रोल करना, जबकि वो आपका घर है भी नहीं, तो इसमें अपने लिए खड़ा होना, इसमें गलत क्या है? ये फर्क है छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब में। चलो मान लिया कि औरंगजेब अच्छा नहीं था, लेकिन क्या प्रूफ है कि शिवराय अच्छे थे? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस समय पे अलग अलग जगहों पे स्वराज्य को फैलाने की कोशिश करी है, छत्रपति शिवाजी महाराज तो ये कर सकते थे ना, आप डायरेक्टली जाओ, उनसे राज्य जीतो और वहां पे डिक्टेटरशिप लगवाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस समय पे राजा छत्रसाल से ये कहा कि राजा जी आप जाइए, अपना खुद का स्वराज्य निर्मित करिए, मैं राजा नहीं रहूंगा, आप राजा रहेंगे। यहाँ तक कि कर्नाटका के मल्लम्मा देवी का जो इंसिडेंट आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस जगह को, वो जगह जब उनके हाथ में आई, उन्होंने मल्लम्मा देवी को वापस दे दी कि आप ही से संभालेंगे, बस हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। मिर्जा राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज कहते कि मैं तुम्हें पूरा दक्षिण क्या पूरा भारत जीत के दूंगा, आप गद्दी पर बैठिए। अंग्रेजों ने भी जिनसे भारत को लिया वो मुगल नहीं थे, वो मराठी ही थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना ये था कि भाई यहाँ पे लोगों का स्वराज्य होना चाहिए। स्वराज्य का मतलब क्या है? स्वयं का राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ना किसी गढ़ किले को अपना नाम दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ना उनके राज्यों को अपना नाम दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को तो कोरोनेशन भी करवाना नहीं था खुद का। वो कहते थे कि आओ साहब हमें दो तो इतना बड़ा सिंहासन दो कि मेरे सारे मावड़े उस पर बैठने चाहिए। तात्पर्य यह है सर कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने लोगों के लिए जीना था। मतलब आज हम महाराष्ट्र में एक बात कहते हैं कि दिवाळी मतलब पहिला दिवा आम्ही छत्रपति शिवाजी महाराजांना लावतो, की भैया दिवाली का पहला दिया आज भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज को लगाते हैं, क्योंकि जिनके वजह से हमारे देवालय के देव बचे वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। औरंगजेब के कवि थे कवि भूषण, जो औरंगजेब के लिए काम किया करते थे, उनके लिए कविताएं लिखा करते थे। कविता में एक बार औरंगजेब ने उनसे कहा कि कविता लिखो मेरे ऊपर, तो उन्होंने बहुत गुणगान किया। पहले औरंगजेब बोले नहीं नहीं नहीं, ये गुणगान नहीं, चापलूसी नहीं, ओरिजिनल कविता लिखो। उन्होंने एक लाइन लिखी कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब पिता को मारा, दादाजी को, सबको मारा। लेकिन कवि भूषण ये कहानियां सुनते रहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवाजी राजे करके कोई तो भी भारतवर्ष में एक राजा हुआ है स्वराज्य के लिए, जो लड़ रहा है हमारे लोगों के लिए। तो उस समय पे जब वो वापस गए तो मिलने के लिए आए, तो वो रायगढ़ में एक मंदिर के पास में जाके बैठे हुए थे। तो एक व्यक्ति आया, बोले आप कौन है? बोले मैं कवि भूषण हूँ, मुगलों के लिए काम करता था, लेकिन मैंने सुना है कि कोई राजा है दक्षिण में जो हिंदुओं के लिए लड़ रहा है और अपना स्वराज्य विस्थापित कर रहा है। तो बोले क्या, क्यों मिलना है? बोले उनसे मैंने उनके लिए कविताएं लिखी है। बोले कविता सुनाओ। उन्होंने कविता सुनाए। इंद्र जिमि जम्ब पर वाड़ वसु अम्ब पर रावण सदरम्ब पर रघुकुल राज है, पवन भारी बाह पर शंभुर दिना पर जो सहस्त्र बाह पर राम दिजराज है, तेज तमांस पर कान्हा जिमि कंस पर। तेज तमांस पर यानी कि प्रकाश जिस तरह से अंधकार पे जाएगा, तेज तमांस पर कान्हा जिमि कंस पर, कि कान्हा जिस तरह से कंस पर, क्यों मलेच्छ वंश पर। मलेच्छ यानी कि ये मुगल और बाहर से हुए शेर शिवराज है। तो उन्होंने वो जो कहा इंद्र जिमि जम्ब पर, मतलब जम्ब राक्षस पे इंद्र जैसे जाता है, इंद्र जिमि जम्ब पर वाड़ वसु अम्ब पर रावण सदरम्ब पर रघुकुल राज रावण पे, वो कविता का उन्होंने वर्णन किया। तो उस व्यक्ति ने सुना जो पूछ रहा था कि आप क्यों आए हैं। बोले फिर से एक बार सुनो। उन्होंने फिर से एक बार सुना इंद्र जिमि जम्ब पर वाड़ वसु अम्ब पर। बोले फिर से एक बार सुनाओ इंद्र जिमि जम्ब। बोले यार कितनी बार सुनाना है? 10 बार, 12 बार, 13 बार? बोले सुनाना किसको है, क्यों सुनाना है आपको, क्यों सुनाओ? बोले तुम जिनके ऊपर कविता कर रहे हो वो मैं ही हूँ, बोले शिवाजी महाराज। तो रुके क्यों? बोले आप जब जब ये कविता गा रहे थे मैं आपके नाम पे इतने इतने सोने के सिक्के आपके नाम पे कर रहा था। बोले तात्पर्य यह है कि वो कवि जानता था जो औरंगजेब के लिए काम कर रहा है, वो शिवाजी महाराज को ढूंढते हुए आ रहा है, और आगे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के कविता में लिखता है काशी की कला जाती, मथुरा मदीना होती, यदि छत्रपति नहीं होते तो सुन्नत होती सबकी, सब मुसलमान बन जाते। अगर सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो आप, अगर कह रहे हो कि शिवाजी महाराज और औरंगजेब में क्या फर्क है, यही तो फर्क है। मुगलों का कवि आके छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ पे काम कर रहे हो और वो कह रहे हैं कि भाई अगर शिवाजी महाराज नहीं होते ना सब खत्म हो जाता, काशी की कला जाती, मथुरा मदीना हो जाती, और शिवाजी महाराज नहीं होते तो सब कन्वर्ट हो जाते। कुछ समय पहले मैंने ये वीडियो देखा जो अगर मैं यहाँ पर प्ले करूंगा तो न्यूज चैनल्स वाले मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक जरूर दे देंगे। लेकिन यहाँ एक टीवी डिबेट में सो कॉल्ड हिस्टोरियन गेस्ट कहती हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज खुद
हिंदू मंदिरों को लूटा करते थे। लेकिन सच तभी सामने आता है जब ऐसे हिस्टोरियंस को खुद फैक्ट चेक किया जाता है। इस हिस्टोरियन को ट्विटर पर बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के किसी भी बखर में हिंदू टेंपल को लूटने का मेंशन है ही नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बखरों में तो छोड़िए, किसी भी मराठी बखर में भी नहीं है। आशीष जी से बात करते हुए मुझे पता चला कि बखर वो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज होते हैं, वो फर्स्ट हैंड अकाउंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर हिस्ट्री सिखाई जानी चाहिए। लेकिन वैसा होता नहीं। हिस्ट्री में हिस्ट्री कम और प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है। इतिहास जैसी महत्वपूर्ण चीज इतिहासकारों पे नहीं छोड़ी जा सकती। अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स जो उनके आइडियोलॉजी के लिए अच्छे नहीं है, वो सुनना नहीं चाहते। आपको बचपन में कास्टिज्म आपके एनसीईआरटी किताब में पढ़ाया गया, वर्णवाद आपको पढ़ाया गया, फिर आपने क्यों नहीं पढ़ाया किसी को काफिर कैसे कहा जाता है? औरंगजेब के उस चीजों का एड्रेस क्यों नहीं किया गया जहाँ पे वो काशी का मंदिर तोड़ता है? कि जिस समय पे औरंगजेब ने काशी का मंदिर तोड़ा तो इन्होंने कथित कहानी ये बनाई, काशी का मंदिर इसलिए तोड़ा गया भैया क्योंकि वहां पे जिस समय पे राजपूत अपने रानियों के साथ में जा रहे थे औरंगजेब के साथ में, तो कुछ रानियां वहां पे दर्शन के लिए गई, तो वहां पे जितने पंडित थे उन लोगों ने उन्हें किडनैप किया। ये बात जब औरंगजेब को समझी कि मेरे लोगों को तकलीफ दी जा रही है, इसलिए उस मंदिर को उसने तोड़ दिया, जबकि ऐसा कोई प्रूफ वहां पे नहीं मिलता है। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि बंदूक से आएंगी क्रांति। समय के साथ में लेफ्टिस्ट लोगों को ये बात जब समझ में आई कि हम कैपिटलिज्म को बंदूक के जोर पे खत्म नहीं कर सकते, उन्होंने कलम का सहारा लिया। लोगों के दिमाग घुमाओ, इस तरह से घुमाओ कि वो लोग अपने देश के प्रति, नेशनलिज्म के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति उतने समर्पित नहीं हो गए। उन्होंने सबसे पहले रामायण एंड महाभारत को फिक्शनल स्टोरीज बताया। समय के साथ जब उन्हें पता चला कि रामायण एंड महाभारत आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री, इस राष्ट्र की सोल है वो, उन्होंने विलन्स को बड़ा करना शुरू किया। रावण ने तो सीता को कभी हाथ नहीं लगाया, कर्ण तो बहुत अच्छा था, उसके साथ जातिवाद हुआ। टीपू सुल्तान को बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर समझा जाता है। टीपू सुल्तान ने तो ओटोमन साम्राज्य को लेटर लिखा था कि आप आइए और पूरे भारत को कन्वर्ट करिए, मैं आपको मदद करूंगा, यहाँ पे सब काफिर रहते हैं। यदि टीपू सुल्तान जिंदा रहता, वो पूरे दक्षिण भारत में तीसरा पाकिस्तान करवाता। जो लोक कथा इतिहास को डिस्ट्रक्ट नहीं करती है उसे मानने में कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं, औरंगजेब ने तो दान दिया था मंदिरों को, और उसके बाद फिर आप उस चीज की राजनीति करोगे जबकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता, वो गलत है। इंटरनेट पर आज आप देखोगे तो लोग हमारे राजा रानियों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, एंड एट द सेम टाइम जो सारे इन्वेडर्स होते हैं उनके क्राइम्स को वाइट वॉश करके उन्हें एकदम दूध से धुला भगवान की देन ऐसे दिखाने के लिए। इंटरनेशनली भी भारत के बारे में जो भी लिखा जाता है वो लिटरल गोबर ही होता है। हमारे कल्चर, हमारी प्रथा, हमारे इतिहास का लिटरली मजाक बनाया जाता है। ऑड्रे टुर्स्के भी उनमें से एक है जो कोई मौका नहीं छोड़ती मुगलों के एक्शंस को वाइट वॉश करने का। ऑड्रे के जैसे ही कई ऐसे इतिहासकार हैं जो यही कहते हैं कि औरंगजेब ने उतने मंदिर नहीं तोड़े, उन्होंने मंदिर बनवाए भी। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर एक एरिया को औरंगजेब कंट्रोल करते हैं तो उन एरियाज में जो भी मंदिर तोड़े गए वो बिना औरंगजेब की अनुमति के नहीं तोड़े गए। मुगलों के खुद के इतने पत्र हैं, उनके जो राइटर्स, बायोग्राफर्स हैं, उन्होंने उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा है कि कितने मंदिर तोड़े गए और उनका रिएक्शन क्या था, एंड देयर रिएक्शन वाज प्राइड। लेकिन ये सारे इतिहासकार इन सारे चीज़ों को वाइट वॉश करने पर ही लगे हुए हैं कि नहीं, वो इतने बुरे नहीं थे, वो एक अच्छे रीज़न से तोड़ रहे थे, वो तो भारतीय हैं। दिस डजंट मेक एनी सेंस। और फिर मैं यही सोचती हूँ कि औरंगज़ेब के क्राइम्स को, लूट को, कन्वर्जन्स को इतना डाउन प्ले क्यों किया जाता है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के फॉल्ट्स को इतनी इंटेंसिटी के साथ क्यों ढूंढा जाता है? इज इट बिकॉज आप एक इन्वेडर के क्राइम्स को कम दिखाने के लिए, उनके जेनोसाइडल कल्चरल डिस्ट्रक्शन को छिपाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को चोर कह रहे हैं? ये मुझे एक्सीडेंटल नहीं लगता, ये मुझे डेलिब्रेट रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री लगता है। तो अगर हिस्टोरियंस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और एक्चुअल इतिहास पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कॉमन ग्राउंड वाली हिस्ट्री आप सब लोग पढ़ लो। जैसे विजयराव देशमुख जी की शककर्ता शिवराय है, या बाबा साहेब पुरंदरे की राजा शिव छत्रपति है, या गजानन भास्कर महेंद्र जी ने जो लिखा है, लेफ्टिस्ट का पढ़ो, राइटिस्ट का पढ़ो। अब ये तो कोई डिनाई नहीं करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था, कोई डिनाई नहीं करेगा। ये कोई डिनाई नहीं करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से निकले थे। ये कोई डिनाई नहीं करेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, वो छत्रपति थे। ये कोई डिनाई नहीं करेगा। बेस आपको पता होना चाहिए, उसके पीछे का आइडियोलॉजिकल राइटिंग फिर आपको समझना होगा। आप जब किसी चीज को पढ़ते हो
उस चीज के नीचे उन चीज का सोर्स वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर शिवाजी महाराज इतने ही ग्रेट थे तो फिर उनकी हिस्ट्री हमसे छुपी हुई क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज को एक तो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए लड़ने वाला राजा समझा नहीं गया इन लेफ्टिस्टों ने। उनके हिसाब से जो राजा दिल्ली में बैठता था वो सर्वेश्वर होता था, ये जो दिल्ली में बैठेगा वही राजा रहेगा। तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में आए हुए राजा, उनके बारे में सारी चीजें आप बता रहे हो, फिर आप उनके बारे में ये कभी नहीं बता रहे हो कि हाउ दे गॉट डिफीटेड। तो स्वराज्य की जो कंसेप्ट है कि हमें स्वयं का राज्य चाहिए, वो कंसेप्ट देने वाले शहाजी राजे, उसे फैलाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज है। और वही कंसेप्ट आगे जाके हर दूसरे व्यक्ति ने इस्तेमाल किया है। झांसी की रानी ने जिस समय पे 1857 का युद्ध लड़ा, उन्होंने भी नारा दिया था स्वराज्य का। लोकमान्य तिलक ने जिस समय पे फ्रीडम मूवमेंट शुरू की, उन्होंने भी नारा दिया था स्वराज्य का। उसके बाद हर दूसरे व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया है। अंग्रेजी कई सारे लोग ऐसा कहते थे कि यदि शिवाजी हमारे यहाँ पे पैदा होते तो हम विश्व विजेता बन जाते कब के। और आज के समय पे स्वराज्य का मतलब क्या होता है कि मैं रास्ते पे जा रहा हूँ तो मुझे फ्रीडम मिलनी चाहिए, मैं डर में नहीं जाना चाहिए। कोई स्त्री यदि जा रही है, उसे डर नहीं होना चाहिए। यदि उसे डर है तो वो उसका राज्य कैसा? भारत मेरा है, प्रधानमंत्री हमारे राजा नहीं है। डेमोक्रेसी में हम लोकतंत्र में हम लोग हैं, हम राजा है। तो तात्पर्य ये है कि यदि स्वराज्य का मतलब ये है कि स्वयं का राज्य हो, ये यदि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय पे हमें सिखाया था पारतंत्र में रहते हुए, तो जब हम मुझसे ये पूछते हैं कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का रिलेवेंस है, तो तात्पर्य यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का रिलेवेंस तब भी था, फ्रीडम मूवमेंट में भी था। इट वॉज, इट विल एंड इट इज, और वो रहेगा तब तक जब तक चांद और सूरज रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक बात मैंने सीखी है कि लाइफ के अलग अलग मोड़ पर शिवराय आपको गाइड करेंगे, बचपन से लेकर मरते दम तक, लेकिन उसी को जो उनकी सही हिस्ट्री पढ़ेगा। एक बात समझो, 12 साल 13 साल तक आपके विचार आपके नहीं होते, वो आपके माँ बाप के विचार होते हैं। तो शिवाजी महाराज के बचपन से बच्चे सीखे, उससे ज्यादा माँ बाप को सीखना चाहिए। यानी जैसे हम आज अगर कह रहे हैं कि आज का यूथ तो बहुत भटक चुका है, आज का यूथ कुछ नहीं कर रहा, आज की जेनजी खराब हो रही है, इनको तो मोबाइल। अरे तो भाई 2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया किसने? कोकोमेलन लगाया किसने? हाँ, उनको गाने लगा के किसने दिए? रील स्क्रॉल करना सिखाया किसने? एज अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों बने? क्योंकि जिजाऊ और शाहजी राजे वहां पे थे। तो 12 साल के शिवाजी महाराज से बच्चा नहीं सीखेगा, पेरेंट को सीखना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि सवाल बच्चों से मत करो। बच्चों की किडनी खराब होंगी तो ये मत पूछो कि मेरे बच्चे की किडनी खराब क्यों हुई, तू दारू क्यों पी रहा था जिंदगी भर, तूने स्पर्म पास ऑन किया है, तेरा डीएनए उसके अंदर में है। दूसरी चीज, दूसरा फेज आता है 16 साल से लेके 24 साल की उम्र ये होती है कि जहाँ पे आप अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि भाई जिंदगी में कितनी बड़ी चीजें अचीव करोगे वो बात की बात है, दोस्त अच्छे अचीव करना। दोस्त अच्छे अचीव करने के लिए तुम्हें वो सब देना पड़ेगा दोस्तों को जो तुम उनसे चाहते हो। यू आर एन एवरेज ऑफ योर फ्रेंड सर्कल। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय राज्य अभिषेक होने के बाद उस सिंहासन की तरफ जा रहे होंगे, क्या उन्हें याद नहीं आया होगा किस तरह से बाजी प्रभु देशपांडे उनके लिए लड़े थे और उनके लिए मरे थे? क्या उनको तानाजी याद नहीं आए होंगे? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज को वो सारे उनके मावड़े याद नहीं आए, वो शिवा काशीद याद नहीं आया होगा? क्यों लोग मारने और मरने के लिए उतावले हो रहे हैं? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भगवत गीता का वो कंसेप्ट बताया था कि सुनो अर्जुन, सुनो पार्थ, मैं और तुम अलग नहीं है, ये राज्य मेरा नहीं है। तुम्हें यदि लगता है कि तुम्हारे घर की औरतें सुरक्षित रहे इसीलिए स्वराज्य के लिए लड़ना, तुम्हें यदि लगता है कि तुम्हारे आंगन की तुलसी यदि सुरक्षित रहे इसीलिए लड़ना, तात्पर्य यह है कि शिवाजी महाराज ने वो सपना, मेरा सपना ये कभी नहीं कहा, वो हमारा सपना है। इसे हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शिवाजी महाराज ने पहले ही सिखाया। जब अफजल खान आया था तो अफजल खान को नवंबर के महीने में मारा छत्रपति शिवाजी महाराज ने, लेकिन 5 सितंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज के पहली वाइफ सईबाई का निधन हुआ है। 2 महीने का अंतराल है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कर्तव्यों को निभाया है। आज वो समय है क्या सर? वो आज समय नहीं है। आज वो समय नहीं है कि आप नहीं माझं स्वप्न है, मेरा सपना है, मेरा तो काम है, मेरा तो ये है, तो अपनी इसमें रह, तो अपने वाइफ की तरफ ध्यान नहीं देना, फैमिली की तरफ ध्यान नहीं देना। एक बहुत सुंदर मूवी है सेविंग द प्राइवेट रैन। उसमें वो जब वो मर रहा होता है, जो बचाते वो कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए बताओ आप, मैं आपका ये ऋण कैसे फेडूं? वो कहता है कि अच्छी जिंदगी जियो। मैं कहता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अगर हमें ये स्वराज्य बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है, मैं कहता हूँ यार, बी अ गुड हस्बैंड, बी अ गुड फादर, बी अ गुड सन, बी अ गुड सिटीजन, फॉलो योर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेल। इतना भी कर लोगे तो बहुत हो जाएगा।
राष्ट्र अच्छे से बनाओ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना है, ये सपना आप जियो। कोई अपनी अर्धांगिनी को देख नहीं पाया अंतिम क्षणों में, ताकि तुम अपने अर्धांगिनी के साथ अच्छे से रह सको। तो एटलीस्ट वो तो पूरा करो, वो तो सीखो, वो फैमिली वैल्यूज तो सीखो, राष्ट्र के वैल्यूज तो सीखो। जब शादी हो जाए तो अच्छे हस्बैंड बनो। अगर राष्ट्र के लिए जा रहे हो तो फिर वो कॉन्शियसनेस लेके चलो। अगर 40-50 साल के बाद जी रहे हो तो कोशिश करो कि एक संभाजी पैदा करो, कोशिश करो कि एक बाजीराव पैदा करो। नहीं कर पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट एक अच्छा सिटीजन पैदा करो। ये जरूरी है हमें सीखने का। ये शिवाजी महाराज अपने अलग अलग इसमें सिखाते हैं। शिवाजी महाराज का बुढ़ापा तो किसी ने देखा ही नहीं, व्यक्ति तो वैसे ही गए। और वॉरियर पैदा करने हमें, जो 4 हमारे वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वो सब हमारे भीतर है। जब पढ़े तो ऐसा पढ़े कि 14 साल के संभाजी महाराज बुद्धभूषण ग्रंथ लिख रहे संस्कृत में। जब तलवार चलाए तो ऐसे चलाए कि भाई कोई अटैक भी कर रहा है तो क्षत्रिय का जैसा। 3 चीजों पे काम करना है, बुद्धि, शरीर और स्पिरिचुअलिटी। यदि व्यक्ति का नॉलेज खत्म होता है तो फिर आपके इतिहास को, आपके नॉलेज को ग्रहण लगता है। जैसे आपके रामायण, आपके वेद, आपके इतिहास को पलटाया गया। जब आपका शरीर खत्म होता है उस समय आप पे आक्रमण होता है इन्वेडर्स द्वारा। यदि आपकी आत्मा खत्म होती है, आप खुद ही खुद को मार देते हो। ताऊ साहेब जिजाऊ जब सबसे पहले पुणे में गई, उन्होंने आनंदी में जाके ज्ञानेश्वर माउली की समाधि को रिस्टैब्लिश करवाया, वहां पे जीर्णोद्धार किया। क्यों? आत्मा रहनी चाहिए। सभी लोगों को एकत्रित किया। क्यों? क्योंकि समाज का शरीर बनना चाहिए। उन्हें पढ़ाया, सिखाया। क्यों? क्योंकि ज्ञान बढ़ना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपके पास में है, आपको अपने फील्ड का छत्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि इस एक वीडियो के थ्रू अचानक से कोई रेवोल्यूशन नहीं आने वाला। 99% लोग अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को नहीं बदलेंगे। वो हमेशा मुगलों को और मराठाओं को कंपेयर ही करते रहेंगे। वो हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई ना कोई एक मिस्टेक निकालने की कोशिश करते ही रहेंगे। कल भी कोई छत्रपति शिवाजी महाराज को चोर कहेगा, डकैत कहेगा, तो परसों कोई उनके नाम का पॉलिटिक्स करेगा। लेकिन फिर भी ऐसे वीडियोस बनाना जरूरी है, क्योंकि 99% लोग ना समझ हो तो हो, लेकिन आप जैसे 1% लोग तो होते हैं जिनमें एक नए सिरे से इंटरेस्ट पैदा होता है। भारत एक राष्ट्र तभी बनेगा जब राष्ट्र की आत्मा वापस जिंदा होगी, और इसी आत्मा को वापस जगाने के लिए हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की जरूरत है। क्योंकि आज के लीडर्स कम और पॉलिटिशियंस ज्यादा, जो देश के फ्यूचर के बारे में कम और फ्यूचर के इलेक्शंस के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जो देश को एक करना छोड़ कास्ट, लैंग्वेज और अलग अलग पंथों के नाम पर बांटना चाहते हैं। आज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा होते तो दुश्मनों को छोड़ पहले इनकी खबर लेते, जो छत्रपति के नाम पर वोट जरूर मांगते हैं लेकिन उनके फोर्ट्स की मरम्मत नहीं करते। काम औरंगजेब वाले करते हैं। स्वराज्य एक डेस्टिनेशन नहीं होती मेरे दोस्त, स्वराज्य एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हमें हर मावड़े की जरूरत है, आपकी जरूरत है। क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास अगर बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है तो उनके पेरेंट्स को भी पढ़ाने की जरूरत है। हर पुलिस ऑफिसर को पढ़ाने की जरूरत है, हर पॉलिटिकल लीडर को पढ़ाने की जरूरत है, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज कल जाकर इतिहास ना बन जाए। और यही इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, असली हिस्ट्री जब एक ऐसे इंसान के साथ सीखी जाती है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री के लिए डेडिकेट की है, तो सच में बहुत मजा आता है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो हमारे दोस्त आशीष भारतवंशी के चैनल पर जाइए। वो ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करते रहते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको एक इन्वेस्टिगेटिव मेंटालिटी के बारे में सिखाते हैं। तो प्लीज उनके चैनल पर जाइए, उनको यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।